No, sir. देखो, for entropy calculation this is the basic formula that we need to memorize. again ये formula कहाँ से derive हुआ है, इसका derivation भी है हमारे पास कार्नोट साइकिल में, जो जनरली फिजिक्स में तुम पढ़ने वाले हो, या बट अगेन बहुत ज्यादा वो ये काम करेंगे कि कैसे डिराइव हुआ। ये फॉर्मूला हर जगह यूज होगा। वी आर गोइंग टू डिराइव एंट्रोपी चेंज यूजिंग दिस बेसिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में है क्या, स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इज डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। टोटल चेंज इन एंट्रोपी इफ वी इंटीग्रेट ds s1 टू s2, सो यहां पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, ds का इंटीग्रेशन s s2 minus s1 which is delta s, basically integration of dq reversible by t when initial position is 1, final position is 2। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, क्लियर। एंट्रोपी इज नॉट अ पाथ फंक्शन, बट यहाँ पे फिर dq जो लिखा है ये तो एक पाथ फंक्शन होगा। हम पोजीशन 1 से जब पोजीशन 2 पे जाएंगे, इफ वी आर फॉलोइंग द रिवर्सिबल पाथ एंड व्हाटएवर द चेंज इन एंट्रोपी in this reversible path, we have to take this change in entropy through this reversible path। हमें ये वाला एंट्रोपी लेना होगा, क्लियर। और टेम्परेचर यदि चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेट, चेंज नहीं हो रहा तो इंटीग्रेशन के बाहर लेके कांस्टेंट रख देंगे उसे। अब क्वेश्चन आता है, क्या हम इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो करके जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, तो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्या? बेसिकली यहाँ पे जो इरिवर्सिबल पाथ है, लेट से ये वाला फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो इस पाथ को फॉलो करो चाहे इस पाथ को फॉलो करो या थर्ड पाथ को फॉलो करो, इट विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। वो चेंज नहीं होगा एंट्रोपी, या होगा क्या, हमने जस्ट इस पाथ के थ्रू, चाहे हम उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट इस पाथ के थ्रू एंट्रोपी का कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद ये बोला, नाउ इफ यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ दिस पाथ, किसी भी पाथ को फॉलो करके जाओ, एंट्रोपी विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। So this is just a way to calculate entropy change। जैसे हमने नहीं लिखा था dq at constant volume is delta E, ये एक पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, बट जब हम वॉल्यूम कांस्टेंट पाथ के थ्रू जा रहे हैं तो इसका जो भी वैल्यू होगा वो डेल्टा ई होता है। ऐसे q वॉल्यूम at constant pressure is delta H, so at constant pressure heat exchanges enthalpy change। Similarly at in reversible path, if we take dq reversible over here, heat exchange over here and integrate this thing, we get delta H, क्लियर। ये स्टेट फंक्शन है, हीट एक्सचेंज पाथ फंक्शन है, इसलिए पर्टिकुलर पाथ पे हीट एक्सचेंज को यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आता है। इज दैट ओके? फॉर्मूला क्लियर है अभी? सर मतलब इरिवर्सिबल के लिए वैलिड नहीं है कि? एक्चुअली इरिवर्सिबल का हीट एक्सचेंज नहीं रख सकते। अब हमें बोला गया हम जा रहे हैं पोजीशन ए से पोजीशन बी पे, इरिवर्सिबल पाथ को फॉलो करके, तो एंट्रोपी कैलकुलेट करो। तो मेरा आंसर ये नहीं होगा कि इस पे हम एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरा आंसर ये होगा, इस पाथ के थ्रू मैं एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, बट कीपिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इफ वी कन्वर्ट दिस पाथ इनटू रिवर्सिबल वन, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो मेरे पास आंसर तो होगा उसका कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन का एंट्रोपी चेंज किया है। मुझे बोला गया इस पाथ का हीट एक्सचेंज दे रखा है तो उसके थ्रू कैलकुलेट करो, तो शायद फिर आंसर नहीं है। मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, आंसर तो डेफिनेटली इसका कुछ होगा। इज दैट ओके? यस सर। चलो कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट,
हीटिंग ऑफ सॉलिड, सॉलिड को हीट कर रहे हैं, देयर इज नो केमिकल चेंजेस, देयर इज नो फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यदि वैसा होगा तो उसको मैं नेक्स्ट कैटेगरी में रखूंगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। बट सिर्फ फिटिंग सॉलिड, सॉलिड का सॉलिड ये T1 से T2। dq by t जनरली सॉलिड और लिक्विड के लिए रिवर्सिबल बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ना, ये गैसेस के लिए मैटर करता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। क्यों गैसेस के लिए मैटर करता है? क्योंकि उसमें प्रेशर के टर्म्स में, अब सॉलिड का तो अंदर कुछ प्रेशर डिफाइन ही नहीं होता है, तो सॉलिड लिक्विड एवरीथिंग इज लाइक रिवर्सिबल थिंग, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। dq को लिख सकते हैं mc dt। बता सकते हो ये m और c क्या है यहाँ पर, ये कहाँ से आया है? मास मास Into? कैपेसिटी। पक्का हीट कैपेसिटी, सोच समझ के बोलो क्या है सी? Specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity. It is not heat capacity, it is specific heat capacity. Heat capacity per unit mass dt. Clear? अब हम m और c, जनरली m और c कांस्टेंट होते हैं हमारे सिलेबस में, m तो होगा ही कांस्टेंट, c कभी कभी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया है क्वेश्चन में तो इंटीग्रेट करो, नहीं दिया है तो कांस्टेंट लेके बाहर करो। हम एज्यूम करते हैं c कांस्टेंट है, लेट से बाहर आ गया, dt by t का इंटीग्रेशन क्या होगा? dt by t LNT LNT लिमिट T2 टू T1, क्या ये रिलेशन आ जाएगा mc ln T2 by T1? हाँ सर। yes sir Similarly, if we write heating of liquid same from T1 to T2, there is no phase transformation, no chemical changes, हम सिर्फ लिक्विड को लिक्विड में ही रख रहे हैं। सिमिलर वे में इसका भी हो जाएगा डेल्टा एस dq by t, फाइनली mc dt by t। बाई चांस तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह मोलार हीट कैपेसिटी दिया होगा तो n लिख देना यहाँ पे, nc dt, जो भी दिया होगा यूनिट्स देखकर। हीट कैपेसिटी ओवरऑल दिया होगा m इंटू सी, तो कैपिटल सी लिख देना, ये स्टैंडर्ड है। बाकी तो फिर जो भी उसमें दिया होगा उसके अकॉर्डिंग देख लेना। डेल्टा एस एम सी एल एन T2 by T1। डेफिनेटली ये सॉलिड लिक्विड अलग अलग हैं, दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगा, डिनोटेड बाय सेम साइन C। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। सर सी कांस्टेंट है क्या नहीं, हमें क्वेश्चन में मेंशन करेंगे क्या? Yes, yes. See, if nothing is given, assume C is constant. Otherwise, they will mention something about C, temperature dependent C of C. काफी रेयर क्वेश्चन बनते हैं, हाँ कुछ एडवांस में अच्छा क्वेश्चन बना रहा तो बात अलग है, अदरवाइज कांस्टेंट होता है। बट अगेन यदि हम एडवांस के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है वो C डिपेंडेंसी दे दे, इसलिए डेरिवेशन देखते हैं, अदरवाइज मैं तो फॉर्मूला भी बता सकता था डायरेक्ट।
क्या? यस सर. For phase transformation, we can have three types or maybe many types of phase transformation: solid to liquid, liquid to gas, solid to gas, अगेन सॉलिड टू सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे डायमंड ग्रेफाइट फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे काफी सारे हमारे पास केसेस होंगे. हम अभी 3 स्टैंडर्ड केस देख लेते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, वो सारे केसेस देख लेते हैं. Entropy of fusion. The word fusion means solid to liquid conversion. इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एस फ्यूज. Solid to liquid. Example, ice is converting in water at 0 degree Celsius and 1 atm. क्या आइस वाटर कन्वर्जन 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm पर होगा? Yes, sir. यस सर. अच्छा, क्या हम इस केस के लिए हीट एक्सचेंज Q एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा H फ्यूजन विच इज इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन. फ्यूजन मतलब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस पर यूनिट मोल. जब एक मोल सॉलिड एक मोल लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होगा तो उस टाइम से डेल्टा एच फ्यूजन बोलेंगे. एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन प्रोसेस पर यूनिट मोल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो भी चेंजेस होंगे, क्लियर, सॉलिड टू लिक्विड जितना हीट एक्सचेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. इसको थर्मोकेमिस्ट्री में डिटेल में डिफाइन करेंगे, अभी यूज है इसलिए बता दिया गया है. क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पर और वो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है. मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, एक ही बात है ना, मेल्टिंग पॉइंट. चलो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल बाय t. dq इंटीग्रेशन t इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, कांस्टेंट है. dq का इंटीग्रेशन q और q को लिख सकते हैं हम डेल्टा एच फ्यूजन, प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm या जो भी गिवन प्रेशर है. सो डेल्टा एस फ्यूजन q कांस्टेंट बाय टेम्परेचर, q को लिख दो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टेम्परेचर और ये होगा मेल्टिंग पॉइंट. सो डेल्टा एस फ्यूजन इज डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन मेल्टिंग पॉइंट. बेसिकली टी कांस्टेंट हीट एक्सचेंज को एंथैल्पी चेंज लिख दिया है. यहाँ पे डेल्टा एस के जो यूनिट्स होंगे ये होंगे जूल पर मोल पर केल्विन. हीट एक्सचेंज पर यूनिट मोल रखा है हमने, जिसका यूनिट केल्विन, ऊपर हीट एक्सचेंज का यूनिट जूल.
और पर मोल रख दिया है डेल्टा एच फ्यूजन, एनर्जी एक्सचेंज, हीट एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मोल। लास्ट तक हमारा जो यूनिट था एंट्रोपी चेंज का वो सिर्फ जूल पर केल्विन था, यहाँ पे पर मोल आ गया, दिस इज मोलार एंट्रोपी चेंज। जनरली हम जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं तो पर मोल देखते हैं। इज दैट ओके अजिंक्य, अमोघ, समझ में आ रहा है दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. केशवी, तुम्हारा मैसेज आया था ना, तुम शायद आज आने वाले हो सेंटर, राइट? केशवी, बाकी अनिकेत, ध्रुव, पार्थ, सर मैं ध्रुव 15 तुम्हारे जनवरी। पेरेंट्स तो शायद 2 दिन पहले ही आके गए हैं क्या? 15 जनवरी को आने वाला हूँ। ठीक है, एक बार और अच्छा, जब भी आओ ध्यान रखना अपने लेक्चर नोट्स वगैरह सब कुछ लेकर आना ना, मतलब थोड़ा सा Yes, तुम्हें sir. बता पाएंगे कि क्या है ओवरऑल। वैसे मैं बता दूं, तुम्हारा बैच ओवरऑल काफी सही परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, जितना ऑनलाइन में भी करना चाहिए, मतलब काफी बच्चे घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन मोड समझ के नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल तुम्हारे बैच से यदि मैं जितने बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे को पढ़ा रहा हूँ मैं भी, तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है वो तुम्हारे बैच का है। मतलब हाँ, जहाँ मुझे लगता है कि मैं पढ़ाने में भी काफी अच्छा लग रहा है, अच्छे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, मतलब हम जेई एडवांस लेवल तक भी जा रहे हैं, होमवर्क भी मैक्सिमम बच्चे टाइम पे कर रहे हैं, मतलब अच्छा है, सही बात है, और ऐसा करना भी चाहिए। और ये भी मान के चलो तुम में, मतलब ऐसा है, जो भी बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इतना कर भी रहे होंगे जितना तुम कर रहे हो, तुमसे हो सकता है ज्यादा भी कर रहे हो, तो जस्ट तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश दे दिया जाए और भी, तो मतलब काफी सही रहेगा। ऑलरेडी 1 साल पूरा ऑलमोस्ट ऑनलाइन चल ही गया है, तब ये सेशन तो चलना ही है। आई डोंट नो अबाउट द 4 जनवरी की क्या होता है, बट हाँ, कुछ बच्चे बाहर के, so for 1.5 month in 11th standard definitely we cannot force them to come to Nasik, क्योंकि कोविड सिचुएशन ऐसा तो नहीं एकदम नॉर्मल हो गई है, हो सकता है 1 से 2 महीने में वैक्सीन आ जाए, चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाए, तो 12th का जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे, प्लस एट द सेम टाइम ऑफलाइन क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है अभी भी, यदि परमिशन मिलती तो डेफिनेटली होंगी, उसमें डाउट डिस्कशंस वगैरह मेनली हो जाएंगे, और जितना ऑफलाइन सेशन होगा उतना ही ऑनलाइन सेशन भी होगा। तो लेक्चर्स ऑनलाइन रखकर जैसे वीक में 1 दिन 2 दिन डाउट्स के लिए बुला दिए जाएंगे, थोड़ा सा पर्सनल इंटरेक्शन हो जाएगा, तो जो आ सकता है उसके लिए डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं आ सकता ऑनलाइन अटेंड करना, बट मिलने तो आना है सबको एक बार। देखो, जैसे फ्यूजन का लिखा है, इन द सिमिलर वे वी कैन आल्सो राइट सेकंड entropy of vaporization, इसे डेल्टा एस वेब से डिनोट किया जाता है। अब कन्वर्ट हो रहा है लेट से लिक्विड टू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm प्रेशर। तो टेम्परेचर प्रेशर अब क्या हो गए, प्रेशर अभी भी कांस्टेंट है विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट से। बॉइलिंग पॉइंट, जो भी वो लिक्विड जब गैसेस में 100% कन्वर्ट हो रहा है, आइस वाटर कन्वर्जन है तो 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन ले लेंगे हम। यहाँ पे हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन,
इसे कहा जाता है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग वेपराइजेशन। ये वेपराइजेशन लिखा है, लिक्विड टू गैस कन्वर्जन process per unit mole at its boiling point T is constant which is the boiling point। मतलब ठीक है, उतना डिटेल में नहीं लिखा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं उसके बाद। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमने डिफाइन किया है, डेल्टा एस वेप विल बी डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी विच इज बॉइलिंग पॉइंट। Enthalpy of sublimation solid to liquid conversion at temperature below melting point। देखो sublimation के लिए कंपल्सरी कंडीशन हो जाएगी, जो टेम्परेचर है that should not be greater than melting point, क्योंकि melting point से ज्यादा हो गया तो पहले तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से गैस, तो वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। क्या तो यहाँ पे टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी सब्लिमेशन होगा सॉलिड टू गैस डायरेक्टली। डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी
अब ये T फिक्स नहीं होता है, बट इतना डेफिनेट होता है मेल्टिंग पॉइंट से कम होगा। ठीक है, सर अगर टी फिक्स नहीं होता है तो वो तो इंटीग्रेशन में रहेगा ना सर। फिर से बोलो। सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता है तो वो इंटीग्रेशन में रहेगा ना। बट ये सारे कांस्टेंट अच्छा, दो चीजें, ये टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन अ गिवन प्रोसेस सॉलिड टू गैस कन्वर्जन द टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। समझना, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट भी है और फिक्स्ड भी है। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्लियर, बट फिक्स्ड नहीं है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ सब्लिमेशन। इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से आयोडीन, आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, जस्ट फॉर एग्जांपल उसका मेल्टिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ if you keep iodine at a temperature 15 degree Celsius, it can sublime into I2 vapors, clear, 15 डिग्री सेल्सियस पर। अब जब 15 डिग्री सेल्सियस पे सब्लाइम हो रहा है, तो बेसिकली जो 15 डिग्री सेल्सियस है दैट इज कांस्टेंट। अब हमने उसको 15 की जगह 13 डिग्री सेल्सियस पे रखा, दैट इज आल्सो कांस्टेंट, 13 पे ही सब्लाइम हो रहा है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज नॉट चेंजिंग, but the temperature can be different. In this case, the temperature cannot be different from boiling point. By definition, entropy of vaporization is defined only at boiling point. समझ में आया है? सब्लिमेशन बिलो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे पॉसिबल है। इसका ये मतलब नहीं कि वो टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वो किसी भी पॉसिबल है। 15 रखो, 13 रखो, 10 रखो, बट जो भी रख रहे हो वो कांस्टेंट रखना है। गॉट इट? क्लियर है सर। सर हाँ, सर मतलब सब्लिमेबल सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसमें लिक्विड स्टेट में किस चीज में? अगर हमने उसके मेल्टिंग पॉइंट जितना उसको हीट टेम्परेचर दे दिया तो वो लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यदि मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर उसका अचीव करा दिया, तो फिर बजाय सब्लिमेशन के हो गए पहले सॉलिड लिक्विड में, फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो। तो दैट इज नॉट सब्लिमेशन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। Sublimation by definition, when 1 mole of solid is directly converted into 1 mole of the gases, in that case whatever the enthalpy change is called enthalpy of sublimation. So sublimation, solid to gas directly below melting point by definition. क्या अभी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देखो, ऐसे और भी बहुत सारे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डायमंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम जब हाई प्रेशर टेम्परेचर पर लेकर जाएंगे, इट कैन कन्वर्ट इनटू डायमंड। ये डायमंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसका एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसका एंथैल्पी चेंज अपॉन टेम्परेचर एट व्हिच दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब सब कुछ सिमिलर वे में, डेल्टा एच वेपराइजेशन की जगह डेल्टा एच ऑफ दिस चेंज फेज ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन टेम्परेचर। तो जो भी ऐसे चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग लिखते जाएंगे। फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेफाइट टू डायमंड, डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच अपॉन टी। फॉर फेज, इसको एक ही एरो बनाओ, कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर फेज ट्रांसफॉर्मेशन
temperature at which change takes place. हमने पहला देखा सॉलिड टू लिक्विड, कौन कौन से हो गए हमारे? सॉलिड हीटिंग, लिक्विड हीटिंग, सॉलिड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ आएगा ना, ओवरऑल फोर्थ कैटेगरी आएगी अब। Yes, sir. Fourth time. सर वो समेशन है क्या? क्या वो ये वाला? समेशन है क्या? नहीं सर, वो डेल्टा एस इज इक्वल टू नीचे वाला ही सर। हाँ This ये side, यस हाँ के। अच्छा ये समेशन है क्या, ये पूछ रहे हैं? हाँ ये समेशन का साइन है। एडिशन sum of entropy of all the product minus sum of entropy of all the reactants. For any chemical reaction, change is always product minus reactant. ऐसे ही डिफाइन होगा। डेल्टा S, let's say reaction है, in general entropy of C into coefficient, entropy of A into coefficient, entropy of B into coefficient. इसका भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, N2 plus 3H2 when they are converting in twice of ammonia. If you want to find out change in entropy, you need to write 2 times of entropy of ammonia, product हो गया, minus 1 times of entropy of N2, 1 coefficient, minus 3 times of entropy of H2. ऐसे लिखा जाता है। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे 2 मोल्स अमोनिया के minus 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल्स हाइड्रोजन। इज दैट ओके? यस सर। Pranav sir, on which basis we will get scholarship for 12th? 12th का जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली एक टेस्ट होता है 11th के एंडिंग में, मतलब 12th के स्टार्टिंग में अप्रैल में होता है इन जनरल। क्लियर? उस टेस्ट के बेसिस पर स्कॉलरशिप डिसाइड होती है। मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ दिनों में 12th का भी मतलब फी स्ट्रक्चर वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद अथर्व का मैसेज था, सर इन विच केस और एग्जांपल डज सब्लिमेशन अकर्स एट टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट? इन विच केस और एग्जांपल डज सब्लिमेशन अकर्स एट टेम्परेचर? बेसिकली अथर्व सब्लिमेशन डिफाइन ही तब होगा जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर होगा तो सब्लिमेशन डिफाइन ही नहीं होगा। जिसमें मैंने आयोडीन का केस लिया, वैसे सब्लिमेशन हर केस में होता है, ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें सब्लिमेशन नहीं होता है। इवन आइस का भी सब्लिमेशन होता है। तो तुमने देखा होगा ना आइस से काफी बार वेपर्स वगैरह निकलते हुए, आइस रखा उससे नहीं देखते हैं वेपर्स। यस सर। Nice रहता है सर। किसी भी सॉलिड का वेपराइजेशन होता है, कुछ केसेस में हम देख सकते हैं, कुछ केसेस में ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली आइस से। साइमा का था, it is like evaporation where it's solid instead of liquid and should be less than melting point. Yes, साइमा जो लिखा है सही है, ऐसा ही कुछ है। इवोपरेशन सॉलिड का इवोपरेशन बोल सकते हो तुम, सब्लिमेशन मतलब बिलो मेल्टिंग पॉइंट। क्या थर्ड का था सर, देन हाउ आर प्लाज्मा इन बोर एंड सुपरकूल्ड लिक्विड आर फॉर्म्ड? जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है वो सच
बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा क्या मतलब बिल्कुल भी डिटेल में नहीं है हमारे सिलेबस में, तो उनसे कैसे क्या उनको रिलेट करना है, क्या नहीं करना है, अभी के लिए उसे छोड़ दो। मतलब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए उसमें भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है, दैट्स इट। क्लियर अथर? Yes, sir. फॉर आइडियल गेसेस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर P1 V1 T1 2 P2 V2 T2 पे हम जा रहे हैं। अब हमें एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। सबसे ज्यादा यूजफुल केस है ये वाला। कॉपी करो और स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है और स्टेप कैसे डिराइव किया है।
फर्स्ट लॉ से रिप्लेस किया, dq को लिखा d माइनस dw, d ncvdt dw माइनस p dv। ऑलरेडी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम चल रहे हैं, सो वी कैन रिप्लेस p एक्सटर्नल एज, यहाँ पे जो dw में px मिलता है उससे p इंटरनल विच इज p माइनस माइनस प्लस हो गया। आइडियल गैस था, p बाय t को रिप्लेस कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में nr बाय v से, pv इक्वल टू nrt का यूज करके, ncvdt बाय t nr dv बाय v। यहाँ पर फर्दर एक assumption लिया गया है, cv इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जनरली ऐसा होता है बट नॉट हार्ड एंड फास्ट। प्रैक्टिकली ये cv टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकता है इवन आइडियल गैसेस के लिए भी। हमने cv जो 3/2r 5/2r ये सब कुछ देखा है वो एक नॉर्मल कंडीशन पे था। हम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चेंज करते हैं तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट पॉसिबल है तो रखो और इंटीग्रेट करो, नहीं है तो बाहर ले लो जो हमने डिराइव किया है। इज दैट ओके? क्या इतना Yes. क्लियर है? अंकित, आदित्य, ध्रुव, sir. हर्ष, निशांत, Yes, sir. Yes, sir. सर यश, बोलो। सर Yes, sir. CV का T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे होगा? फिर से बोलो। CV का T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? CV का T के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ही निकालेंगे। CV एक्चुअली मैं बताता हूँ ऐसा कुछ रिलेशन होता है, BT प्लस CT स्क्वायर प्लस D बाई T स्क्वायर। CV जनरली एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कुछ दिया है तो इंटीग्रेट करेंगे। CV इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। जनरली हम जब CV को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं, B, C और D को 0 एज्यूम कर लेते हैं। अब हो सकता है तुम्हें सिर्फ 2 टर्म दिए हो, फर्स्ट थर्ड फर्स्ट सेकंड 3 दिए हो। क्लियर? मतलब मुझे ध्यान है IIT में जाकर सेकंड ईयर में एक कोर्स था थर्मोडायनेमिक्स का, तब हमने CV CP के टेम्परेचर डिपेंडेंसी काफी डिटेल में और कैलकुलेशंस वगैरह देखे थे। तो जेई के सिलेबस में जरूर उतना नहीं पूछा जाता है, बट IIT में जाने का एक कोर्स होता है जिसमें काफी डिटेल में सारी चीजें थी। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडवांस में नहीं आ सकता ना, एडवांस में आ सकता है, इसलिए पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं। इसके अब सब केसेस देखते हैं। फर्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए अब हमें देखना है आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V1 इक्वल टू V2 ये आ जाएगा। ये वाला टर्म 0 हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस में। NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. This term will be 0. ln V2 by V1 is ln 1. ln 1 is 0. So delta S हो गया NCV ln T2 by T1 or P2 by P1. At constant volume, Gay-Lussac's law, pressure and temperature are proportional to each other. P प्रेशर दे रखा है, उसके टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्लियर? क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. For both reversible and irreversible isocoric process, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो, बेसिकली ये फॉर्मूला सभी के लिए वैलिड है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल। क्लियर? हमें फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम पता है, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है। हमने सिर्फ एक रिवर्सिबल पाथ के थ्रू इसका कैलकुलेशन किया है और अब ये बोला है इनिशियल फाइनल पोजीशन टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम दिए, इसमें रखो और आंसर निकालो। क्लियर? तो दोनों के लिए वैलिड है, यहां भी चाहो तो लिख लो वैलिड for both reversible and irreversible process। तो मैं हर जगह फिर नहीं लिखता हूं ना, मतलब यहां पे एक जगह लिख लो। सेकंड केस, आइसोथर्मल प्रोसेस। बता दो क्या होगा डायरेक्ट आइसोथर्मल।
फर्स्ट वन 0 हो जाएगा। एनआर एल एन V2 by V1 और P1 by P2। बॉल्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रेशर का इनवर्स रेशो, वॉल्यूम का रेशो। इज दैट ओके? Yes, sir. आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी हाँ आइसोबारिक दो तरीके से जा सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। dq by t, कांस्टेंट प्रेशर पे dq को लिखा जा सकता है ncp dt अपॉन t। इंटीग्रेट करने पे आएगा ncp ln t2 by t1। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम बेसिक से चले जाएं, दूसरा ये हो गया जो हमने ऑलरेडी रिलेशन देखा है उससे चले जाएं, ncv ln t2 by t1 प्लस nr ln v2 by v1। क्या कांस्टेंट प्रेशर पर हम चार्ल्स लॉ यूज कर सकते हैं? v2 by v1 is t2 by t1 लिख सकते हैं हमेशा। कॉमन ले लो, n कॉमन, ln t2 by t1 कॉमन, ब्रैकेट में बचा cv प्लस r। क्या होता है cv प्लस r? CP। CP. तो cp आ गया, ब्रैकेट में बचा n ln t2 by t1, n ln t2 by t1 ब्रैकेट में cv प्लस r which is basically ncp ln t2 by t1। दोनों कहीं से भी चले जाओ आंसर सेम ही आएगा। t2 by t1 can also be replaced by v2 by v1। दिख रहा है ना लास्ट तक? विधि दिख Yes, रहा sir. है? विधि विधि am I audible or not? Yes, sir. सायमा, लक्षिका, Yes, sir. सर जब एनसीवी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो पूरा डेरिवेशन ही चेंज होगा ना, हमें वो फॉर गैसेस के लिए भी वो यानी वो भी चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से बोलो क्या और कांस्टेंट जो नहीं रहेगा? एनसीवी कांस्टेंट नहीं रहेगा। हाँ यदि cv कांस्टेंट नहीं है तो डेफिनेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर मतलब cv कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। पर ध्यान रखना यदि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो कांस्टेंट एज्यूम करके ही चलना है। ठीक है? एडियाबेटिक प्रोसेस।
चलो थोड़ा सा ये जो लास्ट केस है हमें ध्यान देखना है। डेल्टा एस इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इक्वल टू 0, एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ये हीट एक्सचेंजर रिवर्सिबल का, इसे यदि हमने ये एडियाबेटिक लिया है वो भी रिवर्सिबल, ये भी हीट एक्सचेंज फॉर रिवर्सिबल 0 हो जाएगा। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए डेल्टा एस विल बी नॉन जीरो। अब क्वेश्चन ये आता है इसमें ऐसा क्या डिफरेंस आया कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। अब तक तो हम बोल रहे थे ये सबके लिए वैलिड है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। डेफिनेटली दिस रिलेशन इज आल्सो वैलिड फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये इसके लिए भी वैलिड है। बट बाय डिफॉल्ट व्हेन यू पुट फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस यू विल गेट जीरो आंसर, तुम्हारा जीरो ही आएगा। तो इसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें पता होना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद वो जीरो आंसर आता है। अब क्वेश्चन है इरिवर्सिबल में क्यों जीरो नहीं आता है? क्योंकि इरिवर्सिबल को भी यदि हम रिवर्सिबल में कन्वर्ट करेंगे तो एडियाबेटिक रहेगा। देखना समझना ना ये वाला केस, हम जा रहे हैं पोजीशन 1 से 2। फर्स्ट केस ये एक इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। पता है इस इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को हम इसका हीट एक्सचेंज तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि तो इरिवर्सिबल पाथ है। व्हेन यू कन्वर्ट दिस पाथ इनटू रिवर्सिबल वन, जब तुम इस पाथ को रिवर्सिबल पाथ में कन्वर्ट करते हो, नाउ हीट एक्सचेंज इज अ पाथ फंक्शन। यहां पे क्यू जीरो था बट क्यू विल नॉट बी जीरो ओवर हियर, यहां पे क्यू नॉन जीरो आ जाएगा। तो जब तुमने उसको रिवर्सिबल पाथ में कन्वर्ट कर दिया तो हमें तो चाहिए डी क्यू, यहाँ पे रिवर्सिबल पाथ का ये नॉन जीरो आ जाएगा, इसलिए डेल्टा एस नॉन जीरो आता है। क्या? और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हमने पाथ चेंज किया, ये भी एडियाबेटिक और ये भी एडियाबेटिक, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। कीपिंग इनिशियल सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, if one of the path is adiabatic irreversible, if you convert them into reversible path, the process will not be adiabatic now. हीट एक्सचेंज एक पाथ फंक्शन है, वो ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। थियोरेटिकली भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये हीट एक्सचेंज जीरो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल पे भी हीट एक्सचेंज जीरो आता है, कीपिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ, तुम इसको रिवर्सिबल एडियाबेटिक में कन्वर्ट करोगे तो फिर फाइनल पोजीशन सेम नहीं रहेगी, वो कहीं और चला जाएगा सिस्टम, क्योंकि उसे हमने पाथ भी फिक्स कर दिया और वो इस पाथ के थ्रू इस पॉइंट पे कभी आ ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है दोनों केस में? ये दोनों के लिए वैलिड है, बट स्टिल हमें ये पता होना चाहिए कि बाय इफ यू पुट ऑल दिस वैल्यूज वी गेट जीरो आंसर। क्या इतना क्लियर है? सर वो रिवर्सिबल के लिए क्यू नॉन जीरो होगा तो फिर ऊपर में वो जीरो कैसे हो जाएगा? ये वाला नहीं सर, रिवर्सिबल वाला। देखो दो अलग अलग चीजें। ये मेरा ओरिजिनल था इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अब जब हम इसको रिवर्सिबल में कन्वर्ट करेंगे क्या ये एडियाबेटिक बचेगा? नहीं बचेगा। ये तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक दे रखा है, दो अलग अलग प्रोसेस है, तो मैं इन दोनों को एक साथ नहीं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक को मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊं, सेम इनिशियल फाइनल पोजीशन से मैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक भी कर लूं। दिस इज नॉट पॉसिबल। यदि मैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक में से कन्वर्ट करने चाहूंगा, I cannot keep same initial and final position. I have to change one of them. Is it okay? मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन, देखो इसको तुम ऐसे इंटरप्रेट करो, ये ऐसा हुआ मैं जब लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो मुंबई आ रहा है, क्लियर? अब मैं अपने, ये मेरा इरिवर्सिबल पाथ है, अब मैं पाथ को रिवर्सिबल करूंगा तो पाथ रिवर्सिबल होने पे वो राइट साइड जाता है, उसके 180 पे जाता है। क्या 180 पे मैं कितने भी डिस्टेंस पे चल जाऊंगा कभी मुंबई आएगा क्या? मैं धुले की तरफ चल जाऊंगा नासिक से, तो मुंबई कैसे आएगा? इस टाइप से एक क्वेश्चन है। यदि मैंने पाथ चेंज किया तो मैं उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा हूं जहां पे पॉइंट 2 है, जहां पे P2 V2 T2 है, मैं तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूं जिसमें वो कभी आएगा ही नहीं। मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है, मैं तो वॉल्यूम कम कर रहा हूं, या बढ़ाने की जगह मैं ऐसे एंगल पे बढ़ा रहा हूं कि उस पॉइंट पे कभी पहुंच ही नहीं सकता है। ठीक है, बोलो क्या डाउट था? सर इरिवर्सिबल प्रोसेसेस को रिवर्सिबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? मतलब कन्वर्ट ऐसा नहीं करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि ऐसा पाथ रिवर्सिबल रहा तो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ।
कन्वर्ट करना मतलब इफ आई एम कीपिंग सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड आई एम फॉलोइंग सम रिवर्सिबल पाथ, कन्वर्ट हो गया कैलकुलेशन पर्पस के लिए। अभी तक हमने जो एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट किया है दैट इज फॉर द सिस्टम, ये सब कुछ सिस्टम के लिए था, हमने सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं किया है। डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस यूनिवर्स which is delta S system plus delta S surrounding, इसके ऊपर एक नोट लिख लो तुम, लिखो नोट इसके जस्ट ऊपर, मतलब जो भी तुमने लास्ट रीडिंग थी उसके नीचे नोट, we have done calculation for delta S, we have done calculation for delta S for the system, we have done calculation for delta S for the system till now, और सिर्फ डेल्टा एस लिखा है, डेल्टा एस सिस्टम लिखा है, एक ही बात है। जब तक सराउंडिंग मेंशन ना हो हमें ये एज्यूम नहीं करना होता है ना, वी ऑलवेज परफॉर्म कैलकुलेशन फॉर द सिस्टम। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम मेंटेन है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो डेफिनेटली ये दोनों इक्वल होंगे, एक लूज करेगा दूसरा गेन करेगा, सिर्फ प्लस माइनस साइन का डिफरेंस आएगा। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है, डेल्टा एस यूनिवर्स will be 0, clear? So reversal process के लिए you don't need to perform separate calculation for delta S surrounding, delta S system निकालो माइनस साइन रख दो, सिर्फ अब यहाँ पे केस आता है for irreversible process। यहाँ पे तुम नोट क्या हेडिंग लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग, एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग के लिए कैलकुलेशन देख रहे हैं हम। आईआईटी में मुझे लास्ट 5 ईयर में 2 बार का ऐसा ध्यान है जहां पे क्वेश्चन बना है एंट्रोपी चेंज पर और उन्होंने इरिवर्सिबल प्रोसेस दिया था, और यहीं पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिवर्सिबल का तो आंसर सीधा सीधा आता है, इरिवर्सिबल में थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है, मतलब एक बेसिक फॉर्मूला ध्यान रखोगे सारे आंसर आएंगे, बहुत लेंदी नहीं होता है बट वो फ्लिप हो जाता है काफी बार हमारे माइंड। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस delta S surrounding will not be equal to minus of delta S system. First of all, basic formula dq surrounding upon temperature of surrounding. Generally surrounding मतलब atmosphere which is very vast, उसका temperature हम constant assume करते हैं, यदि वो constant है तो integration के बाहर आ गया, और dq surrounding का integration q surrounding। ये कुछ आ जाएगा। अब क्यू सराउंडिंग को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, कैन वी राइट दिस थिंग इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम, Yes, sir. माइनस ऑफ क्यू सिस्टम अपॉन टी, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया, क्लियर? अब क्यू सिस्टम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जनरली क्यू सिस्टम हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू is equal to delta E minus work done। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे माइनस पी एक्स डेल्टा वी, जैसे भी सॉल्व करना है फिर आगे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग माइनस डेल्टा ई माइनस वर्क डन अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग।
हमने सेकंड लॉ का स्टेटमेंट देखा था, नहीं देखा था? सेकंड लॉ थर्ड लॉ का स्टेटमेंट नहीं। जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं अभी के लिए हम जो देख रहे हैं, दे आर परफॉर्म अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तुम्हें डेल्टा एस सराउंडिंग लिखना है हर केस में। चलो साथ में डेल्टा एस सिस्टम भी लिखते जाना। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, डायरेक्ट फॉर्मूला। डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिखो, तीनों लिखो। कॉपी कर लिया था ये? शिवम, सार्थक, कॉपी हो गया था? यस सर। यस सर। ये सारे वही फॉर्मूले जो अभी लेक्चर नोट्स में तुमने लिखे हैं ना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोथर्मल कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस डेल्टा सिस्टम तो सेम ही होगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये फॉर्मूला वैलिड है, बट हमें पता होना चाहिए इसमें वैल्यू पुट करने पे जीरो आता है। मतलब ये दोनों फॉर्मूले सेम होंगे। प्रोसेस को, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर दिए, कैलकुलेट कर लेंगे। NCVL NT2 by T1 plus NR NV2 by V1, इसको फर्क पड़ सकता है। क्या जो फर्स्ट कॉलम मैंने लिखा है वो क्लियर है सभी को?
सर वो लास्ट स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। Delta S system will be same whether the process is reversible or irreversible if we keep same initial and final position or if initial and final positions are given. हमें इनिशियल फाइनल T2 T1 दे रखा है, बोला है इरिवर्सिबल आइसोबारिक है, क्या फर्क पड़ता है, जो भी इनिशियल फाइनल इसको रखो आंसर तो आएगा ही। यहाँ पर डिफरेंस इसलिए आए क्योंकि इस फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करते हैं तो जीरो आता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला इसके लिए भी वैलिड। बेसिकली दिस होल रिलेशन इज वैलिड फॉर ऑल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल for gases. ध्यान रखना, there is no chemical change, there is no phase transformation, there is no solid liquid gas phase transformation. सिर्फ गैस से गैस में हम जा रहे हैं P1 V1 T1 से P2 V2 T2। कंसिडरिंग आइडियल गैस, यहाँ पे रियल गैसेस भी आ गई, हमने PV इक्वल टू nRT यूज किया था इसको डिराइव करने में, अब भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सर।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल माइनस NR ln V2 by V1 0। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल हमारे पास इसका फॉर्मूला था बेसिकली डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी डेल्टा E माइनस वर्क डन अपॉन टेम्परेचर विथ वन मोर नेगेटिव साइन। ये बेसिक फॉर्मूला था। ठीक, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है डेल्टा E 0, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर माइनस माइनस प्लस, अगेन एक माइनस आ जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V बाई T। समझना, डेल्टा एस सराउंडिंग Q सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर, Q माइनस ऑफ Q सिस्टम अपॉन टेम्परेचर, माइनस Q को रिप्लेस किया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। आइसोथर्मल है तो डेल्टा E 0 सिस्टम का, वर्क डन हो गया माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V बाई T, माइनस माइनस प्लस, एक वर्क का माइनस आगे आ जाएगा, और दोनों का एडिशन जो भी होगा फिर NR ln V2 by V1 माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V बाई T। रिवर्सिबल एडियाबैटिक 0 0 तीनों 0। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक अभी भी जो Q सराउंडिंग है, समझना, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए फॉर्मूला है माइनस ऑफ Q सिस्टम बाई T। तो Q तो अभी भी 0 चाहे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का हो। क्लियर? तो Q 0, ये 0, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। रिवर्सिबल आइसोबारिक तो माइनस NCP ln T2 by T1, और रिवर्सिबल के लिए तो 0 होना ही है। इरिवर्सिबल आइसोबारिक, अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ से कैलकुलेशन करेंगे हम, माइनस डेल्टा ई माइनस ऑफ वर्क डन अपॉन टी। पूरा सॉल्व करके रखना पड़ेगा, इसे एनसीबी डेल्टा टी लिख दो, इसे माइनस पी डेल्टा भी लिखो, सॉल्व करो, और ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, इसका एडिशन दोनों का। रिवर्सिबल आइसोकोरिक माइनस एनसीबी एलएन टी2 बाई टी1 आ जाएगा ये, और ये वाला 0। इरिवर्सिबल आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में वर्क डन 0, सिर्फ माइनस डेल्टा ई बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ NCV delta T upon temperature of surrounding। Is that okay? और इन दोनों का एडिशन फिर यहाँ पर। किसी भी केस में डाउट है तो क्लियर करो अभी। क्या इतना क्लियर है? हर्ष, गौरव, चेतना? हाँ सर, क्लियर। Yes, sir. होमवर्क सेक्शन A and B, एक्सरसाइज 1, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। मतलब उसमें जो सेकंड वाला पार्ट है, फर्स्ट हमने ऑलरेडी पूरा कर ही लिया था। क्लियर? तो हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन ना बने क्योंकि हमने आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं की, बट ठीक है, एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। सेक्शन A and B, एक्सरसाइज 1, बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेकंड लॉ, क्लियर है इतना? Yes, sir. चलो परसों कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, मुझे अटेंडेंस बोल देना है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। JA आदित्य, प्रेजेंट सर। अजिंक्य,
Present, sir. अमोघ, अनिकेत, अंकित, प्रेजेंट सर। अथर्व, Present, sir. चेतना, ध्रुव, गौरव, हर्ष, केशवी, Yes, sir. Present, sir. नयन, निशांत, पार्थ, प्रणव, Present. सही सही, Yes, sir. Present. साइमा, सार्थक, Present, sir. बोरसे, सार्थक सोरवाने, विधि, यस, Present, sir. Present, sir. ठीक है, all are present today. Present, sir. Good. Today is 28. 28. You may leave now. कर दूं मैं सेशन एंड? कॉपी करना तो नहीं पेंडिंग है किसी का? हाँ, आज के जो क्वेश्चंस वगैरह है उसका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में होगा, जो थोड़ा पेंडिंग होमवर्क है उसका भी नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा।